कराची की एक तंग हाई सिक्योरिटी गली। आधी रात का समय था। तभी एक काली गाड़ी धीरे से रुकती है और गाड़ी से उतरता है एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया मुंबई अंडरवर्ल्ड का बादशाह कहती है। लेकिन उस वक्त वो बादशाह नहीं बल्कि एक छुपाया गया राज था। वही राज जिसे सालों तक पाकिस्तान नकारता रहा। दशकों तक पाकिस्तान एक ही बात दोहराता रहा कि दाऊद इब्राहिम हमारी जमीन पर नहीं है। ये बयान इतना बार बोला गया कि दुनिया भी इसे आधा सच मानने लगी थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आया जब यही पाकिस्तान सामने आया और उसने न सिर्फ ये माना कि दाऊद उसके मुल्क में है बल्कि उसने उसके तीन ठिकाने भी गिना दिए। लेकिन आखिरकार सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया था जो पाकिस्तान इस कदर मजबूर हो गया। इस कहानी की जड़ें जाती हैं मुंबई की गलियों में। वहीं से दाऊद इब्राहिम का उभार हुआ। वहीं उसने अपने रास्ते के हर दुश्मन को या तो तोड़ा या मिटा दिया। गैंग वॉर, खून, वर्चस्व, सब कुछ। इसी आग में उसके बड़े भाई साबिर इब्राहिम की भी मौत हुई। ये उसके लिए एक ऐसा झटका था जिसने दाऊद को अंदर से बदल दिया। कुछ समय बाद एक फैसला हुआ मुंबई छोड़ने का, और वो भी हमेशा के लिए। दुबई उसकी नई पनाह बना। वहीं उसकी डी कंपनी ने असली ताकत पकड़ी। इस दौर में एक नाम उभरा, छोटा राजन। वह दाऊद का इतना भरोसेमंद था कि लोग उसे दाऊद का दिमाग कहने लगे थे। डी कंपनी का पूरा कॉर्पोरेट ढांचा उसी ने खड़ा किया था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में दोस्ती स्थायी नहीं होती। हालात बदले, भरोसा टूटा और रास्ते अलग हो गए। छोटा राजन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के संपर्क में आया और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान की एजेंसियों तक पहुंची, अलार्म बज गया। फैसला तुरंत हुआ। दाऊद को दुबई में छोड़ना अब जोखिम था। और फिर 1993-94 के बीच बेहद गोपनीय तरीके से उसे पाकिस्तान लाया गया। उसकी हर हरकत, हर सांस, सब कुछ ISI की निगरानी में रखी गई। कराची का क्लिफ्टन इलाका, समुद्र के पास लेकिन दुनिया से कटा हुआ, यही उसकी नई पहचान बनी। ये बाहर से आम इलाका था लेकिन अंदर से यह एक छुपा हुआ साम्राज्य था। पाकिस्तान और ISI ने उसे ऐसे छुपाया जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन साल 2003 ने सब बदल दिया। जब अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, तब ये राज बोझ बन गया। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा, सवाल उठने लगे और पाकिस्तान के लिए चुप रहना मुश्किल होता चला गया। यहीं से दाऊद की जिंदगी ने एक और करवट ली। बीमारी, कमजोरी, छड़ी के सहारे चलना। वो शख्स जो कभी डर की परिभाषा था, अब खुद हालात का कैदी बन चुका था। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कब माना। असली सवाल ये है कि जब दुनिया ने दबाव बनाया तो तब कौन कौन से राज सामने आने को मजबूर हुए। और यही कहानी आगे और भी परतें खोलती है। तो चलिए रहस्य टॉक शो पर इस सच्ची कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2003। दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी अमेरिका खुलकर कह देती है कि दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं बल्कि एक ग्लोबल टेररिस्ट है। और यहीं से दाऊद की जिंदगी का खेल बदल जाता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। असली मोड़ तो 2 साल बाद आता है। साल 2005, एक शादी का फंक्शन जो बाहर से बिल्कुल आम था लेकिन अंदर से इतिहास बदल देने वाला था। ये दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी थी और दूल्हा पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर जावेद मियांदाद का बेटा था। शादी सऊदी अरब में थी और रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हयात होटल में था। यह पहली बार ऐसा मौका था जब पूरी दुनिया को पता था कि कब, कहां और किस नाम से दाऊद इब्राहिम सामने आ सकता है। और यहीं से भारत ने वो चाल चली जो कभी अंडरवर्ल्ड के सबसे करीब पहुंची थी। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोवाल की निगरानी में एक बेहद गोपनीय मिशन तैयार होता है, ऑपरेशन दाऊद। प्लान साफ था, दाऊद आएगा और इस बार वो बच नहीं पाएगा। ये ऑपरेशन सिर्फ इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं था। इसमें छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर भी शामिल थे। ये एक ऐसा जॉइंट ऑपरेशन था जहां सिस्टम और अंडरवर्ल्ड दोनों एक ही टारगेट पर थे। लेकिन किस्मत ने आखिरी पल में खेल पलट दिया। दिल्ली में अचानक मुंबई पुलिस की एंट्री होती है। छोटा राजन के दोनों शूटर हिरासत में ले लिए जाते हैं और वह ऑपरेशन जो इतिहास बना सकता था वहीं ढह जाता है। इंटेलिजेंस सूत्र आज भी दावा करते हैं कि दाऊद शादी में पाकिस्तान के पासपोर्ट पर सऊदी अरब गया था। दुबई के रिसेप्शन में जाने के लिए वो अपनी सबसे भरोसेमंद फेक पहचान इस्तेमाल करने वाला था और वह पहचान थी अली मियां के नाम पर। यही पहचान वो सालों से दुबई और सऊदी के बीच आने जाने में करता रहा था। लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। दाऊद सतर्क हो जाता है और आखिरी पल में रिसेप्शन का प्लान कैंसिल होता है। वो दुबई नहीं आता और एक बार फिर मौत को चकमा दे देता है। शादी के बाद जब मीडिया ने जावेद मियांदाद से पूछा कि क्या दाऊद इब्राहिम शादी में आया था, तो जवाब छोटा था लेकिन भारी था।
उसने गोलमोल तरीके से जवाब दिया कि सभी आए थे। उस एक लाइन में बहुत कुछ छुपा था। ये वही पल था जब भारत दाऊद को पकड़ने के सबसे करीब पहुंचा था, लेकिन चूक गया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। मार्च 2010, पूरे 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र की अलकायदा सैंक्शन कमेटी एक बड़ा कदम उठाती है। पहली बार आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के अंदर दाऊद इब्राहिम के 4 एड्रेस दुनिया के सामने रखे जाते हैं। अब दाऊद सिर्फ एक अफवाह नहीं था, बल्कि अब उसके ठिकाने भी नक्शे पर थे और यहीं से पाकिस्तान की चुप्पी दरकने लगती है। पहला पता कराची का क्लिफ्टन इलाका, सऊदी मस्जिद के पास बना एक आलीशान बंगला जिसे अंदर खाने व्हाइट हाउस कहा जाता था। दूसरा पता डिफेंस अथॉरिटी का हाउस नंबर 37 30वीं स्ट्रीट। तीसरा पता नूराबाद का पहाड़ी इलाका जहां हरियाली के बीच एक विशाल बंगला खड़ा था। और चौथा पता मरगल्ला रोड F6/2 का हाउस नंबर 29 था। यूएन यही नहीं रुका। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि दाऊद के पास जो पासपोर्ट है वो रावलपिंडी और कराची से इशू हुआ था। उसका मूवमेंट तय पैटर्न पर चलता था। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला और अक्सर इस्लामाबाद की यात्राएं। मतलब अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। दुनिया के पास नक्शा भी था, पते भी थे और पूरा सिस्टम भी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान खामोश रहा। 2 साल बाद 2012 में एक और परत खुलती है। मशहूर क्राइम जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी अपनी किताब में साफ लिखते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन इलाके में उसी व्हाइट हाउस नाम के बंगले में रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दाऊद का इकलौता बेटा पैदा हुआ, मोइन, तब उसने उसी इलाके में एक नया महल बनवाया। नाम रखा गया मोइन पैलेस। ये कोई आम घर नहीं था। अंदर टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड्स, जॉगिंग ट्रैक और वो सारी सुविधाएं जो किसी 5 सितारा रिजॉर्ट में होती हैं। धीरे धीरे दाऊद ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया और वह मोइन पैलेस में रहने लगा। खास मेहमानों की मेजबानी भी वहीं होती थी। बताया जाता है कि उस दौर में पाकिस्तान के ताकतवर लोग, मंत्री, अधिकारी, बड़े नाम उसी बंगले के बाहर घंटों इंतजार करते थे। 2010 से 2012 का दौर ये दाऊद की जिंदगी के सबसे आरामदेह सालों में गिने जाते हैं। तब तक वो 57 साल का हो चुका था। वही दाऊद जिसे कभी मुंबई में उसकी घनी मूंछों के कारण मुछड़ कहा जाता था। अब बाल झड़ चुके थे, पेट निकल आया था, लेकिन उम्र के हिसाब से वो अब भी फिट था। पाकिस्तान में उसकी अब पहचान बदल चुकी थी। वहां उसे शेख दाऊद हसन के नाम से जाना जाता था। इन दीवारों के अंदर उसका साम्राज्य फल फूल रहा था। स्टॉक मार्केट से लेकर अवैध हथियारों तक, जमीन जायदाद के सौदे, हवाला नेटवर्क, डी कंपनी का पूरा कारोबार बेखौफ चल रहा था, और वो भी सुरक्षा और निगरानी के बीच। फिर 2016 आता है। यूएन अपनी पुरानी लिस्ट पर दोबारा नजर डालता है और 4 में से एक एड्रेस को हटा देता है। वजह बताई जाती है कि वो पता गलत था, लेकिन तब तक सवाल बदल चुका था। अब मुद्दा ये नहीं था कि दाऊद पाकिस्तान में है या नहीं, मुद्दा ये था कि वो वहां इतने साल कैसे रहा और किसके साए में। और यही सवाल आगे चलकर कहानी को और भी खतरनाक मोड़ की तरफ ले जाता है। जब यूएन की टीम ने उन पत्थरों की जमीनी पड़ताल करवाई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस एड्रेस को दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया था वहां दाऊद नहीं था, बल्कि वो पता पाकिस्तान में यूएन की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी का निकला। यही वो पल था जिसे बाद में एक बड़ा ग्लिच कहा गया। सवाल उठने लगे, ये गड़बड़ी गलती थी या फिर जानबूझकर किया गया खेल था। यूएन ने उस एक एड्रेस को अपनी लिस्ट से हटा दिया, लेकिन पाकिस्तान की पुरानी लाइन नहीं बदली। 2016 तक भी वही रटा रटाया बयान, दाऊद हमारी जमीन पर नहीं है। दुनिया सुनती रही लेकिन मानती नहीं रही। फिर आया 2018 और यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें असली रूप में शुरू होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोपों में ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक साफ अल्टीमेटम था कि 2019 तक ठोस एक्शन दिखाओ। इशारा बिल्कुल साफ था। दुनिया जानती थी कि दाऊद कौन है, कहां है और वह यहां कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन तभी कोविड आ गया। डेडलाइन आगे बढ़ती गई। 2019 से 2020 और 2020 आते आते हालात यहां तक पहुंच गए कि FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने पर गंभीरता से विचार करने लगा। यही वो मोड़ था जहां पाकिस्तान के पास झूठ को ढोते रहने का विकल्प खत्म हो गया। 23 अगस्त 2020 पहली बार पाकिस्तान ने दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर कबूल किया, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दिन पाकिस्तान ने 88 आतंकियों
और आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया। उस लिस्ट में नाम थे दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद। और सबसे अहम बात, सरकारी दस्तावेजों में दाऊद के 3 पते दर्ज किए गए। पहला पता कराची का वही कुख्यात व्हाइट हाउस, दूसरा पता डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, हाउस नंबर 37, गली नंबर 30, और तीसरा पता नूराबाद का पहाड़ी इलाका जहां एक पैलेस जैसा बंगला बनाया गया था। अब कोई इनकार मुमकिन नहीं था। जब कोई देश खुद अपने कागजों में एड्रेस लिख देता है तो वो सच स्वीकार कर चुका होता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद डी कंपनी का बेहद करीबी आदमी एजाज लकड़ावाला को मुंबई पुलिस ने पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उस समय वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में एजाज ने वही कहा जिसकी पुष्टि दुनिया पहले ही कर चुकी थी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रह रहा है। अब सवाल ये नहीं बचा था कि दाऊद कहाँ है, बल्कि सवाल ये था कि उसे इतने साल छुपाए किसने और क्यों। और इसी सवाल से आगे की कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। जब एजाज लकड़ावाला की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू हुई तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एजाज ने सिर्फ ठिकानों की बात नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसने अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी अफवाह को अचानक डरावना सच बना दिया। उसने पहली बार बताया कि दाऊद इब्राहिम गैंग्रीन जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। उसका पैरों में संक्रमण इतना बढ़ चुका है कि उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। एजाज का दावा था कि वो हाल के समय में खुद दाऊद से मिला है, इसलिए उसे ये सब पता है। ये खबर जैसे ही बाहर आई, मीडिया में हड़कंप मच गया। लेकिन तभी कहानी में एक और किरदार सामने आया, छोटा शकील, डी कंपनी का सबसे भरोसेमंद आदमी, दाऊद का मैनेजर, उसका सबसे करीबी। छोटा शकील ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की और सीधा कहा, ये सारी खबरें रूमर्स हैं, भाई बिल्कुल फिट और सेहतमंद है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि छोटा शकील ने बीमारी की खबर को तो नकारा, लेकिन एजाज लकड़ावाला के उस दावे का खंडन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि दाऊद पाकिस्तान में है। यानी बीमारी पर सफाई, लेकिन मौजूदगी पर चुप्पी। और यहीं से पहली बार यह शक गहराया कि शायद सच्चाई पूरी तरह झूठ भी नहीं है। 2 साल बीते और फिर सितंबर 2022 में कहानी ने फिर करवट ली। एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली। पूछताछ के दायरे में आया हसीना पारकर का बेटा अलीशा पारकर, और उसने जो बताया उसने सबको चौंका दिया। अलीशा ने बताया कि दाऊद इब्राहिम ने एक पाकिस्तानी पठान लड़की से दूसरी शादी कर ली है। हैरानी की बात यह थी कि उसने अपनी पहली पत्नी महजबीन शेख को अब तक तलाक नहीं दिया था। अलीशा ने यह भी कहा कि वो कुछ समय पहले दुबई में महजबीन से मिला था, वहीं उसे दूसरी शादी की जानकारी मिली। महजबीन आज भी भारत में मौजूद अपने रिश्तेदारों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क में रहती है और उनकी खैर खबर लेती रहती है। लेकिन सबसे अहम खुलासा अभी बाकी था। अलीशा ने एनआईए को दाऊद की मौजूदा लोकेशन भी बताई। उसके मुताबिक दाऊद अब भी कराची में ही है, लेकिन उसने अपना ठिकाना बदल लिया है। अब वो डिफेंस इलाके में अपने भाई अनीस इब्राहिम के साथ अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पास रहता है। अनीस वही भाई जो शुरुआत से उसके साथ रहा, मुंबई से दुबई और फिर पाकिस्तान तक। आईएसआई जब दाऊद को ले गई तो अनीस भी साथ था। दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम की फैमिली भी लंबे समय तक उसके साथ ही रही। साबिर की मौत मुंबई के गैंगवॉर में हुई थी। उनकी पत्नी शहनाज, बेटे शिराज और बेटी शाजिया सब पाकिस्तान में ही थे, लेकिन वक्त ने यहाँ भी अपना असर दिखाया। 2020 में कोविड के दौरान शिराज के बेटे की पाकिस्तान में मौत हो गई और शाजिया यानी दाऊद के भाई साबिर की बेटी अब मुंबई के आगरीपाड़ा इलाके में रहती है अपने पति मुअज्जम खान के साथ, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है। इस तरह दाऊद इब्राहिम की कहानी अब सिर्फ अपराध की नहीं रह गई थी, ये कहानी बन चुकी थी बीमारी, परिवार, छुपी हुई जिंदगियों और बदलते ठिकानों की। और सवाल अब भी वही था कि क्या ये अंत की शुरुआत थी या एक और छलावा। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम से मिलने की इजाजत अब हर किसी को नहीं थी, सिर्फ चुनिंदा बेहद ताकतवर लोग, वही जिनका नाम सिस्टम के ऊपरी पायदानों पर लिया जाता है। आम लोगों के लिए उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उसकी तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। सर्जरी के बाद हालात ऐसे हो गए कि चलना तक उसके लिए एक चुनौती बन चुका था। जो शख्स कभी तेज चाल और दबदबे के लिए जाना जाता था, अब उसे सहारे की जरूरत थी। छड़ी के बिना चलना मुश्किल था। चेहरे से वो रौब गायब हो चुका था और उम्र अब साफ दिखने लगी थी। लगभग 68 साल का दाऊद वैसा ही जैसा इस उम्र का एक आम आदमी दिखता है। और यहीं पर यह कहानी अपने सबसे अहम सवाल तक पहुंचती है। दशकों तक अंडरवर्ल्ड की हर कहानी
हर साजिश, हर डर, सब दाऊद इब्राहिम के नाम के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर दाऊद इब्राहिम है कहाँ? मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट में जय हिंद लिखकर इंडियन आर्मी का हौसला जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।